Hello everyone. So today I'm starting with the CTET December 2000. This is your CTET December 2019 and I'm discussing paper number 2 and the set is E and I will be discussing about the first portion, that is child development pedagogy, question number 1 to 30, and afterward I'll make videos on this for the second portion. So let's start with the first question. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको दोनों दिखा दूंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही. तो डिस्कशन मैं इंग्लिश में ही करूँगी. देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, नूर फॉरगेट टू ब्रिंग हर टिफिन टू स्कूल एंड आस्क Tanya to share her tiffin, saying you should share your tiffin with me today because I shared my tiffin with you yesterday according to Lawrence Kohlberg theory. तो इम्पॉर्टेंट हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें लॉरेंस कॉलबर्ग थ्योरी पढ़ के जानी है अच्छे से. ऑफ द मॉरल डेवलपमेंट, नूर स्टेटमेंट रिप्रेजेंट ओरिएशन टिपिकली एट स्टेज. मतलब कि बच्चा दूसरे बच्चे को बोल रहा है कि आपको अपना टिफिन दूसरे बच्चे के साथ शेयर करना चाहिए. तो वहाँ पे वो, अगर हम लॉरेंस कॉलबर्ग थ्योरी के अकॉर्डिंग जाएँ तो हमें वहाँ पे कौन सी चीज़ों हैं जो वो एक स्टेटमेंट दिखा रही है कि बच्चा कौन सी स्टेज पे है. तो बच्चा कौन सी स्टेज पे है? एक्सचेंज एंड कन्वेंशनल स्टेज पे. देखिए, बिकॉज वो बच्चे ने पहले दिया था तो दूसरा बच्चा अब उसको देगा, तो दे आर एक्सचेंजिंग देयर फूड्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके पास फोर्थ आ गया. सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, वाइडली हेल्ड बिलीफ अबाउट टाइपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स डिमांड अप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट सेक्सेस इन द सोसाइटी आर रेफर्ड टू एज. डिफरेंट सेक्सेस इन द सोसाइटी मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर मैं आपको इसका सिंपल दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहेंगे? उनको हम क्या कहेंगे? जेंडर रूढ़िवादिताएं, मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप. तो जेंडर स्टीरियोटाइप हम उसको कहेंगे बिकॉज वो एक स्पेसिफिक सेक्स के लिए या स्पेसिफिक एक सेक्स के लिए वो एक तरह का, अगर उनका एक थॉट प्रोसेस रहता है या करेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, तो दैट इज बी कॉल्ड एज जेंडर स्टीरियोटाइप. ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. This is the answer for this question is question answer number 4. And with the third question, recently there have been conscious effort to include stories in curriculum where father is involved in household works and mother is doing adventurous activities. This move is important. देखिए, आजकल की अगर हम बात करें तो आजकल का बहुत ये नॉर्मल चीज़ है कि फादर हेल्प कर रहा है, और आजकल के कोविड के टाइम में तो वैसे ही बहुत ये नॉर्मल चीज़ बन गई है. सो ये किस चीज़ को रिमूव करने के लिए या किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिखा रहा है, किस चीज़ की इम्पोर्टेंस दिखा रहा है? तो बेसिकली इट एम टू एलिमिनेट द जेंडर स्टीरियोटाइपिंग. की जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की ये ज़रूरी नहीं कि मदर ही हो जो किचन का काम करेगी. तो वो जो चीज़ है यहाँ पे कि सिर्फ मदर ही किचन का काम करेगी, फादर बाहर काम करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है. जो अब के टाइम में है कि फादर घर का भी कर रहा है, घर में भी हेल्प कर रहा है, मदर बाहर का काम भी कर रही है. सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द वाइगर्स्की, व्हेन अडल्ट एडजस्ट टू सपोर्ट. देखिए, इसका सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर था सेकंड. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू वाइगर्स्की, व्हेन अडल्ट एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज़ कॉल्ड. सो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जब मतलब अगर हम बात करें कि एक वयस्क बच्चे के निष्पादित के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है. सिंपल सी अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा अगर लगे, यहाँ पे तो सिंपल है यहाँ पे कि अगर जैसे वाइगोस्की क्या कहता है कि हमारे पास एक बच्चे को अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, उसको हेल्प कर रहे हैं, तो हम उसको किस लेवल पे लेके जा रहे हैं या हम उसके कौन से डेवलपमेंट के जोन में है बच्चा वो भी. सो हम उसको क्या कहते हैं कि व्हेन अडल्ट एडजस्ट द सपोर्ट. यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है कि एडजस्टिंग द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. सो दिस इज बी कॉल्ड एज योर स्कैफोल्डिंग. तो देखिए, आपको ये मैंने कल की जो वीडियो थी उसमें भी डिस्कस किया था कि जैसे वाइगोस्की थ्योरी है, जीन पियाजे है, तो इनकी थ्योरीज आपको पढ़ के जानी पड़ेंगी एक बार, या आप उनके क्वेश्चंस अच्छे खासे लगाने पड़ेंगे कि आपको वहाँ पे क्वेश्चन आप छोड़ ना सको. सो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी. देखिए, क्वेश्चन कल भी था और आज भी आ गया है. सो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिकल डिडक्शन रीजनिंग डेवलप ड्यूरिंग विच स्टेज. ठीक है. सो अब यहाँ पे हमारे पास है कि कौन सी स्टेज पे आके हमारे पास जो रीजनिंग बच्चे में डेवलप होती है. तो यहाँ पे देखिए, आपके पास, आपको पता है कि जो हमारे पियाजे हैं उन्होंने 4-5 स्टेजेस दी थी, सेंसरी, मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन. तो वो क्या कह रहे हैं कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग. अब आपको ये वाली जो टर्म्स हैं ये याद रखनी है कि अगर सेंसरी मोटर तो उसमें बच्चे की क्या डेवलपमेंट होती है, प्री ऑपरेशनल तो बच्चा उसमें क्या करना सीख जाता है,
कंक्रीट ऑपरेशन है तो बच्चा उसमें क्या करना सीख जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये फॉर्मल ऑपरेशन। देखिए अब आपको यहाँ पे ये जो 3 स्टेजेस हैं इनके भी आपको याद रखना है कि इनमें बच्चा क्या क्या सीख जाता है करना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लाइक द, हमें 4 यहाँ पे नाम दे रखे हैं जो हमारे पास जो साइकोलॉजिस्ट थे या हमारे पास जो साइंसिस्ट थे उनके 4 के नाम दे रखे हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चरल कंटेक्स्ट ऑन चिल्ड्रन थिंकिंग। तो किसके अकॉर्डिंग कि हमारे पास, हाँ ये ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेसेस एंड इन्फ्लुएंसेस, कि बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर या बच्चे की थिंकिंग के ऊपर इनका फ़र्क पड़ता है। तो वो किसके अकॉर्डिंग था, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द लेबाइगोस के, कि हमारे पास यहाँ पे बच्चे की जो सोशल प्रोसेसेस है, जो इन्फ्लुएंस, जो मतलब सोशल प्रोसेसेस हैं उनका बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर या बच्चे की थिंकिंग के ऊपर फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द लेबाइगोस के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग implications from Piaget theory of cognitive development, a teacher of grade 6 to 8 in his classroom should। ओके, सो पियाजे की थ्योरी, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो जो टीचर है 6 to 8 ग्रेड का, उसको अपनी क्लास में क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नई चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ओके, सो discourage the use of logical argument, no. Use present problem that require reasoning based question, yes. The solutions, use only concrete material, no. Rarely rely solely on prescribed syllabus, no. So answer will be the second, present problem that required reasoning based solutions, because बच्चे की हमें scientific temper development करना है तो उसके लिए बच्चे को हमें reasoning based questions देने की ज़रूरत पड़ेगी। Okay, so as per Howard-Gardner theory of multiple intelligence, what would be the characteristics of a person with logio-mathematical intelligence? So यहाँ पे अब बात कर रहे हैं कि अगर हम हार्वर्ड-गार्डन थ्योरी की बात करते हैं तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन विद लॉजियो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अब जो इनके अकॉर्डिंग है कि ये जो लॉजियो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाली है ये किस में आएगी बेसिकली, तो हमें अब इसका ध्यान देना है हमें यहाँ पे। सो यहाँ पे अब देखेंगे अगर हम तो सेंसिटिविटी टू द साउंड, रिदम एंड मीनिंग ऑफ वर्ड, वो लॉजियो मैथमेटिक्स कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे देखिए वो लॉजियो मैथमेटिक्स उन्होंने कहा है, यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा कि साउंड, रिदम और मीनिंग ऑफ वर्ड्स। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे क्यों थोड़ी सी म्यूज़िक की बात हो रही है। एबिलिटी टू परसीव विजुअली स्पेशल वर्ड एक्यूरेटली, यहाँ पे वैसा कुछ किससे रिलेटेड नहीं आ रहा है। देखिए लॉजियो मैथमेटिक्स सिचुएशन है। Ability to produce and appreciate pitch, rhythm and aesthetic quality of musical expressives, no. Sensitivity and to capacity, sensitivity to and capacity to detect pattern, handle long chains of reasoning, yes। देखिए अब यहाँ पे जिसके अंदर थोड़ा सा मैथमेटिकल हम बात करते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग आ रही है और पैटर्न्स को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो हम पता है कि हम मैथमेटिक्स में करते हैं। तो द आंसर विल बी द फोर्थ आंसर, द सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न, हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग। Okay, so next question is 9th question, and the process by which children develop habit, skill, values and motives that make them responsible, productive members of society is called। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है कि इसमें 2 आंसर आ सकते हैं, बिकॉज अगर हम देखें यहाँ पे देखिए तो सिंपल सा अगर हम बात करें, उनकी सोशलाइजेशन भी ज़रूरी है और इंक्लूजन भी ज़रूरी है, मेन स्ट्रीमिंग और डिफरेंशिएशन। इसका अगर मैं हिंदी में देख लेते हैं हम कि हिंदी में इसमें क्या दे रखा हुआ है। सो वो प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्य तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एंड क्रियाशील सदस्य बनाती हैं, उसे क्या कहा जाता है। देखिए समाजीकरण भी उसे कहेंगे, समावेशन भी उसे कहेंगे। बट इसमें देखिए अब इसमें दोनों ऑप्शन मुझे लगते हैं, बट जो उनके अकॉर्डिंग दिया गया आंसर है उसमें शायद जो CBSE ने आंसर दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग शायद यहाँ पे इंक्लूजन है, शायद सोशलाइजेशन है। बट मेरे हिसाब से सोशलाइजेशन और इंक्लूजन दोनों आने चाहिए इसके अंदर, तो आप देख लीजिए इसमें। बट अगर दोनों ऑप्शन करेक्ट होते हैं तो वो आपको वहाँ पे प्लस नंबर आपको मिल जाएगा 1 मार्क। बट इसका जो बोर्ड के हिसाब से जो आंसर दिया हुआ दैट इज़ योर सोशलाइजेशन। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है which of the following statement about the role of heredity and environment in human development is correct। देखिए द ओनली रीजन, क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज हेरिडिटी, नो, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेरिडिटी के कारण तो नहीं हो सकते हैं सिंपली अगर हम बात करें तो। सो इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस टोटली शेप एंड डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन, नो, नाइदर हेरिडिटी नॉर
इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस द ह्यूमन डेवलपमेंट, ऐसा भी नहीं हो सकता है कि दोनों ही काम ना करें, क्योंकि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही बच्चे की डेवलपमेंट के या ह्यूमन की डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, और उसकी एक दोनों ही इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ये क्वेश्चन आप देखोगे तो 2019 के फर्स्ट पोर्शन में भी आ चुका हुआ है, और ये सेकंड पोर्शन में भी आ गया है कि वहाँ पे सिंपल था कि जो जेनेटिक कैरेक्टर ने और इन्वायरमेंट है वो इंटरडिपेंडेंट है या नहीं है। तो देखिए क्वेश्चंस थोड़े से ही वैसे ही मॉडिफाई होकर क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए अगर आपने प्रीवियस ईयर्स अच्छे से किए हो तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम में नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, knowledge is received passively by the learner, नहीं. knowledge is reproduced by the learner, no. knowledge is recalled, देखिए reproduce recalling ये तो मतलब रट्टा मारने वाली बात हो गई, पैसिवली बच्चा कभी क्लास में नहीं बैठ सकता. सो knowledge is constructed by the learner, दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, सेकंड, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं. कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव इवेल्युएशन इंक्लूड, कंटिन्यूस और कंप्रेसिव इवेल्युएशन में क्या हम देखते हैं, क्योंकि हमें देखिए यहाँ पे उसने बोला, उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, कंटिन्यूस भी है और कंप्रेसिव भी है, ठीक है, कंप्रीहेंसिव भी है और कंटिन्यूस भी है. तो कंटिन्यूस भी है और कंप्रीहेंसिव भी है, तो इट मीन्स हम फॉर्मेटिव एज वेल एज समेटिव असेसमेंट दोनों की ही हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मेटिव भी और समेटिव भी, तो इसलिए वो कंटिन्यूस भी और कंप्रेसिव भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13. A student in your class has been told again and again from different sources that people from his social group typically perform poorly in academics. To reduce the impact of this stereotype and resultant stereotype threat, a teacher initial step can be. ओके, अब क्लास में एक बच्चे को हम बार बार बोला जाता है कि तुम्हारे वहाँ के लोग हैं, वो तुम्हारे जो सोशल ग्रुप है उसके लोग हैं वो पुअर करते हैं, तो उस बच्चे को हम बार बार एक चीज़ ऐसे बोलते रहेंगे, तो उससे बच्चा क्या करेगा, वो बच्चा डीमोटिवेट हो जाएगा, डीमोरलाइज हो जाएगा. सो इस तरह के इम्पैक्ट को ख़त्म करने के लिए, और इस तरह के इम्पैक्ट को आगे ना आए, तो इस तरह के इम्पैक्ट को ख़त्म करने के लिए टीचर का काम क्या है वहाँ पे. सो टीचर का काम क्या है कि इग्नोरिंग सच कंसर्न, नो, टीचर कभी इग्नोर कर ही नहीं सकता है. टीचर का काम क्या है वहाँ पे बच्चे की जो मिसकंसेप्शंस है उनको दूर करना, इग्नोर तो कर नहीं सकता. ऑर्गेनाइज कंपटीशन बिटवीन स्टूडेंट, नो, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में कंपटीशन नहीं कर सकता. सजेस्टिंग द स्टूडेंट टू लीव अकेडमिक, नो. प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल, यस, कि बहुत डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके डिफरेंट जो रोल मॉडल्स हैं उनकी स्टोरीज बताएं, उनकी एग्जाम्पल्स बताएं, उनकी कैसे उन्होंने खुद को अचीव किया, कैसे उन्होंने खुद को सक्सेसफुल बनाया, वो स्टोरीज अगर एक्सप्लेन करते हैं तो बच्चों के बीच में ये चीज़ कभी भी डेवलप नहीं होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड, ओके, इंक्लूसिव क्लासरूम की बात कर रहे हैं, तो टीचर का क्या वहाँ पे काम बनता है, टीचर क्या करना है वहाँ पे टीचर को. तो देखिए इस क्वेश्चन का इस टाइप का क्वेश्चन आपके पिछले में भी आ चुका हुआ है, 2019 जुलाई में भी मैंने कल डिस्कस किया था वीडियो में. सो इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम टीचर शुड, अब टीचर का काम क्या है इंक्लूसिव क्लासरूम में. सो बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये लग रही है मुझे. शो एन एटीट्यूड टू पिटी एंड नो. यूज लेबल्स सच एज नो. पे अटेंशन ओनली टू द गिफ्टेड, नो. सो ये देखिए सेम क्वेश्चन जुलाई 2019 में आया हुआ है, वहाँ पे ये था कि टीचर को क्या काम करना था. वहाँ पे ऑप्शंस में ये था कि टीचर को बच्चे को, डिफरेंट जो बच्चे हैं उनकी बच्चों की हेल्प करनी है. टीचर वहाँ पे एज ए पैसिव नहीं बैठ सकता है. तो यहाँ पे वही है कि बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं. Okay, so a student show the following signs in the classroom: anxiety around reading, difficulty in recognizing words or letter, poor vocabulary skills, difficult with understanding or remembering what was read. So this is an indication of, किस तरह का बच्चे का इंडिकेशन है. अगर हमारे कोई बच्चा है क्लास में, उस बच्चे में सभी साइन दिख रहे हैं हमें, तो ये किस तरह का इंडिकेशन है. सो देखिए पुअर वोकेबुलरी स्किल्स कोई वो नहीं है, बट डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग, ठीक है. एंजाइटी, डिफिकल्टी रिकोगनाइजिंग द वर्ड, सो मतलब लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं बच्चे के अंदर. ऑटिस्टिक बच्चा भी नहीं बोल सकते, उसको क्रिएटिव भी नहीं, मतलब क्रिएटिव हो सकता है बट उसके अंदर क्या है, वो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं कि उसमें ये सब चीज़ें, वो वर्ड्स को समझ नहीं पा रहा है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, रिमेंबर नहीं कर पा रहा है चीज़ों को जो उसने पढ़ी हैं. सो दिस इज़ अ लर्निंग डिसेबिलिटीज़. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. अ टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाय, तो जो कोई भी टीचर है वो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है, मतलब जो हम बात करते हैं कि इंक्लूसिव क्लासरूम का जो कंसेप्ट है वो स्पेशली इन बच्चों के लिए है, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस के लिए. सो
उनका क्या काम है और टीचर का क्या काम है, उनको कैसे हेल्प कर सकता है एक टीचर वहाँ पे। सो देखिए वहाँ पे टीचर का काम क्या है, emphasizing upon practice and drill using paper pencil test, no. Following uniform ways to know, मतलब जब बच्चा स्पेशली एबल्ड है तो उसके लिए हम सब के लिए एक जैसा वे तो कर ही नहीं सकते हैं. गिविंग ए लॉट ऑफ रिटन होमवर्क, नो. डेवलप साइंटिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. यस, कि हमें क्या करना है, हमें देखिए एज अ टीचर का काम क्या है वहाँ पे. टीचर सिर्फ पेपर पेंसिल के ऊपर काम नहीं कर सकता है, सबके लिए एक जैसा तरीका नहीं यूज़ कर सकता है. सिर्फ राइटिंग वाला काम दे दे उनको कॉपी करने के लिए, ऐसा भी नहीं है. उनको क्या करना पड़ेगा, टीचर को स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स तैयार करने पड़ेंगे हर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से. तो इसलिए टीचर का काम है टू डेवलप स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17. अ टीचर कैन इनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लासरूम बाय. तो टीचर कैसे मतलब इनकरेज कैसे कर सकता है टीचर बच्चों को. सो यहाँ पे हम देखें तो वो कैसे टीचर कोई भी बच्चों को इनकरेज कर सकता है. कन्वर्जेंट थिंकिंग, डिस्करेजिंग तो हमें करना ही नहीं है किसी भी क्लास में, किसी कुछ भी नहीं करना हमें. डिस्करेज जहाँ वर्ड आ गया देखिए वहाँ पे तो आपको वैसे ही उसको कट कर देना है कि जो कोई भी, अगर हम बच्चे के बेनिफिट की बात है उसके आगे डिस्करेज वर्ड यूज़ करो तो अब तो जा ही नहीं सकता है. इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज. यस. डिस्करेजिंग अ स्टूडेंट फ्रॉम टेकिंग, नो. देखिए यहाँ पर टीचर का काम क्या है कि वो डिफरेंट बच्चों को डिफरेंट एंगल से चीज़ों को सोचने के लिए उनके आइडियाज़ को अप्रिशिएट करना एज ए टीचर की ड्यूटी है वहाँ पे. सो इस तरीके से टीचर क्या कर सकता है, बच्चों को वहाँ पे इनकरेज कर सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम. ओके, सो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे क्लासरूम में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है दैट कैन बिकम मोर मीनिंगफुल एंड मोर इंटरेस्टिंग. सो द डिफरेंट वेज विच कैन बी यूज्ड. इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टेस्ट, नो. टेस्ट से कौन सी लर्निंग इंक्रीज हो जाएगी. इंक्रीजिंग रिवार्ड टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न. चलो ये इसको हम सोच लेते हैं एक बार. फॉलोइंग ओनली द लेक्चर मोड, नो. शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर चिल्ड्रंस ओवरऑल वेलबिंग एंड लर्निंग. देखिए अब ये दो इंक्रीजिंग रिवार्ड टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न और सेकंड और फोर्थ ऑप्शन. यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूजन हो सकते हो, बट आपको देखना है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को कवर किया जा रहा है. इंटरेस्ट दिखाना, ठीक है, बच्चे की ओवरऑल लर्निंग के लिए, ओवरऑल वेलबिंग के लिए टीचर का कंसर्न दिखाना, बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करना. तो उसमें ये सब चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड है फोर्थ ऑप्शन में. तो इसलिए हम सेकेंड ऑप्शन को डिलीट करके फोर्थ ऑप्शन के जा सकते हैं. तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको जब भी दो ऑप्शंस कोई बच रहे हैं आपके पास, पहले तो आप जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें जो आपको डायरेक्टली लिखते हैं उनको डिलीट करो. जो ऑप्शन बच जाते हैं फिर उनको आप कंपेयर करके देखो कि आपके पास कहाँ पे जो अच्छे से चीज़ को एक्सप्लेन किया गया हुआ है. सो क्वेश्चन नंबर 19, एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी. Effective problem solving strategy, not paying any attention to evaluating the solutions, no. टीचर जब अटेंशन ही पे नहीं करेगा तो बच्चे का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा प्रॉब्लम्स का. फंक्शनल फिक्सडनेस, फोकसिंग on only the conventional function of an object. Response set, getting stuck on one way to representing the problem, no. Mean and analysis, dividing the problem into number of sub goals, yes. देखिए यहाँ से हम सिंपल सी बात है, अगर हम एक तरीका देखें यहाँ पे, सो इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी है. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक प्रॉब्लम को पूरे के पूरे सेट को हम एक बारी में सॉल्व कर ले. तो दिस इज अ ऑप्शन कि हम क्या करें, उसको सब ग्रुप्स में डिवाइड करें, सब प्रॉब्लम में डिवाइड करें, देन हम उसको डिफरेंट सब गोल्स में डिवाइड करें, तो हम उस प्रॉब्लम को बहुत ईजी से इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट. सो यहाँ पे ध्यान रखना है, they are asking which of the following is not an effective strategy for teaching learning. Encouraging children to make intuitive guesses, experimentation and exploration, dialogue and discussion, focusing on reproduction of knowledge as given. So यहाँ पे आप देखेंगे कि एक इफेक्टिवली कौन सी जो स्ट्रैटेजी नहीं काम करेगी यहाँ पे. तो देखिए यहाँ पे क्या है, डायलॉग एंड डिस्कशन, हमारे पास फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन. देखिए रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज तो मतलब रट्टा मारे बच्चा,
अब रट्टा हमने तो बच्चे से मरवाना नहीं है, तो मतलब हमारी ये वाली जो फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, मतलब बच्चा रट्टा मार के आए और हमें सुना दे, तो ये तो हम कर ही नहीं सकते क्लास में। चिल्ड्रन को अपने इंट्यूटिव गेस बनाने के लिए, एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लोरेशन के लिए, डायलॉग डिस्कशन सब ज़रूरी हैं, बट हम बच्चे को रट्टा मरवाने के लिए नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उससे उसकी कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ कैन टीचर्स डील विद द स्टूडेंट चिल्ड्रन हु आर नॉन अटेंटिव इन क्लासरूम। देखिए, अब हर क्लास में नॉन अटेंटिव बच्चे होते हैं, तो उनके साथ टीचर को कैसे डील करना है, कैसे उनके साथ उनकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो टॉक टू देम एंड फाइंड द रीज़न फॉर देयर डिसइंटरेस्ट। स्कोल्ड देम ना, बच्चों को मारना तो है ही नहीं। आस्क द चिल्ड्रन टू गेट आउट ऑफ द क्लास, ना, तो फिर आप टीचर किस लिए हो क्लास में। गिव देम अ लॉट ऑफ वर्कशीट्स, नो। पहले तो हमें बच्चे का ये पूछना है कि बच्चे का रीज़न क्या है कि जो बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, तो इसलिए अगर बच्चा क्लास में नॉन अटेंटिवली बिहेव कर रहा है, तो हमें पहले वी हैव टू फाइंड आउट द रीज़न। जब हमें रीज़न समझ आ जाता है, उसके बाद हम जा सकते हैं कि उसको हम किस तरीके से डील करेंगे। तो वर्कशीट्स वाली चीज़ तो बाद में आएगी, पहले तो हमें ये देखना है कि बच्चा जो है वो उसका रीज़न क्या है डिसइंटरेस्ट होने का। ओके, कंस्ट्रक्टिव अप्रोचेज सजेस्ट दैट इज़ अ क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। अब कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या कहती है कि देखिए, इसका क्वेश्चन कंस्ट्रक्टिव नॉलेज का क्वेश्चन पहले भी आ चुका हुआ है पिछले पेपर में ही, तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे उसने क्या बोला है कि हमें कंस्ट्रक्टिव अप्रोचेस, कंस्ट्रक्टिव क्या क्या आप जिस को बच्चे के दिमाग में किसी नॉलेज की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, या मतलब सिंपल सी बात है कि हम उसको समझा रहे हैं, तो वो अपने दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ों को रख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि दे आर सेइंग दैट कंडीशनिंग नो, पनिशमेंट तो है ही नहीं, रोट मेमोराइजिंग ये भी गलत है। अब पहले ऑप्शन दो बच गया, फर्स्ट एंड सेकंड, तो प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द आंसर कि प्रायर नॉलेज बच्चे की क्या है, ज़रूरी है, वो उसकी नेक्स्ट नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है। ओके, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नेव थियोरी अबाउट वेरियस फिनोमिनन इन दिस बैकग्राउंड अ टीचर शुड। सो यहाँ पे अब देखिए, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे वो नेव थियरीज का मतलब है कि वो बच्चा अपनी जो थिंकिंग है, उसका अपना जो आइडियाज़ हैं वो रखता है, तो हमें उनको कैसे यूज़ करना चाहिए, या टीचर का काम क्या है वहाँ पे। देखिए, डिसमिस दीज, चैलेंज दीज कंसेप्शंस ऑफ चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग। ठीक है, ले लेते हैं इसको ऑप्शन को। डिसमिस दीज आइडियाज़ दैट चिल्ड्रन हैव, नो। डिसमिस तो बच्चे की कोई भी चीज़ को करनी नहीं है, इग्नोर बच्चे को नहीं कर सकते हम, स्कोल्ड नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ से आपको आंसर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। यहाँ पे जब ये नेगेटिव वर्ड्स आ रहे हैं कि डिसमिस करना, इग्नोर करना, स्कोल्ड करना बच्चे को, ये तो चीज़ें तीनों ही हम यहाँ पे डिस्कस कर देंगे। आपको अगर क्वेश्चन नहीं भी समझ आया ना नेव थियरीज का, तो देखिए यहाँ से आप आराम से लगा सकते हो कि आपको डिसमिस, इग्नोर, स्कोल्ड, तीनों नेगेटिव वर्ड्स हैं, तीनों नेगेटिव हमें नहीं इंक्लूड करने हैं, तो ऑप्शन हमारे पास पहला बचा। हम यहीं से, हमें चाहे क्वेश्चन समझ आया नहीं आया, बट हमारे पास हमें आंसर मिल गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, आपको यही छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो अपनानी पड़ेंगी अगर आपको क्वेश्चन पेपर आपको क्लियर करना है। हर चीज़ हम पढ़ के नहीं जा सकते, हमें वहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा के, अपनी जो हम इसको कहते हैं कि हमारी जो एक मेंटल एक होती है सेंस, या हमारी एक जो अपनी सिक्स सेंस होती है, उसको थोड़ा सा दिमाग लगा के, या अपनी कॉमन सेंस लगा के जिसको हम बात कर सकते हैं, तो वो थोड़ी लगानी पड़ेगी वहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है 24, द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशंस। ठीक है, कॉग्निशन एंड इमोशंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, हमें वो देखना है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यूनिडायरेक्शनल, इमोशन इन्फ्लुएंस कॉग्निशन, नो। कॉग्निशन इन्फ्लुएंस इमोशंस, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक चीज़ ही सिर्फ हमें हमारी जो सोच है और हमारे जो इमोशंस हैं वो दोनों ही एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, तो ना तो वो इंडिपेंडेंट है ना वो यूनिडायरेक्शनल है, तो वो क्या है, बाई डायरेक्शनल है, उनके बीच का डायनामिक रिलेशनशिप है। मतलब अगर हमारा अगर दिमाग, मतलब सिंपल सी बात है, दिमाग की बात अगर हम करें, अगर हम मेंटली स्टेबल हैं तो हम अच्छा सोचेंगे, ठीक है। हम इमोशनली स्टेबल है तो हमारा दिमाग अच्छे से काम करेगा, अगर हम इमोशनली स्टेबल नहीं है तो हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, तो यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी कॉमन सेंस की यूज़ करना है, आपको कुछ पढ़ के जाने वाली बात नहीं है यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, ये चीज़ें आपको बुक में नहीं मिलेंगी, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग।
ठीक है। सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे लर्निंग को अफेक्ट करते हैं? इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ऑब्वियसली बात है, इंटरेस्ट तो स्टूडेंट का करेगा ही अफेक्ट। इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, यस। पेडागोगिकल स्ट्रैटेजीज, यस। सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट, मतलब चारों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। देखिए, बच्चे का इंटरेस्ट हमें ज़रूर लेना है, बच्चे की हेल्थ इमोशनल कैसी है, पेडागोगिकल स्ट्रैटेजी, हम कैसी स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहे हैं बच्चे के लिए, उसका सोशल और कल्चरल कंटेक्स्ट कैसा है बच्चे का। सो नेक्स्ट हम आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पास क्या है? आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोसेसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ओके, इनमें से कौन सा है जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज? सोशल इंटरेक्शन, ड्रिल एंड रिपीटेशन, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, एसोसिएशन। सो इसमें अगर हम देखें यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, देखिए यहाँ से मैं आपको अगर एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रिवार्ड, पनिशमेंट, ड्रिल एंड रिपीटेटिव कॉल, इसने बोले मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन। अब हम तो हमारे अगर सोचे चले तो ये सारे ही हमारे लिए हेल्पफुल हैं, ड्रिल भी, रिवार्ड पनिशमेंट भी है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स भी हमारे लिए हेल्पफुल है, बट इन सब में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है? तो देखिए इसमें जो मुझे लग रहा है जो सोशल इंटरेक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज देखिए जब बच्चा, अगर हम बच्चे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस देंगे तो वो सबसे ज़्यादा बच्चा सीखेगा एज़ कम्पेयर टू कि हम वही चीज़ को बच्चे को थियोरेटिकली लर्न करवा रहे हैं, लिख के दिखवा रहे हैं। बट अगर हम उसको एक चीज़ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देते हैं तो बच्चा बहुत जल्दी सीख जाएगा। दैट इज़ योर सोशल इंटरेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 27। When students repeatedly engage in an activity such as designing and conduct an experiment to earn a reward that is not directly related to that activity, such as to earn a star or baggage that are likely to be, ठीक है, बच्चे को हम कभी स्टार देते हैं, कोई वेज दे देते हैं, तो ठीक है, तो उसमें जो बात कर रहे हैं कि बच्चे को एक रिवॉर्ड मिलता है, बट वो हमें वो डायरेक्टली एक्टिविटी के साथ नहीं, बट जैसे क्या होता है कि हम बच्चा क्लास में काम करके आता है, उसको हम अच्छे से वेरी गुड दे देते हैं, ठीक है, या हम उसको वहाँ पे स्टार बना देते हैं कॉपी के ऊपर, तो वो बच्चा उस चीज़ के लिए बहुत खुश होता है। तो वो सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें किस लिए काम आती हैं और किस क्या हम उन बच्चे में क्या चीज़ को डेवलपमेंट वो कर सकते हैं उसके थ्रू हम। तो देखिए enjoy develop materialistic attitude toward learning, enjoy learning for the sake of understanding ना, ये तो देखिए sake of the learning है तो वैसे गलत हो गया। even without reward, persist in doing without reward, set mastery goals for themselves rather than work to please others, no। देखिए यहाँ पे वो बच्चे की बात क्या कर रहा है, यहाँ पे मैं अगर आपको यहाँ पे जिस एक जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने के इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि स्टार या वेज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? तो देखिए वहाँ पे क्या है कि वो बच्चे को एक मेटेरियलिस्टिक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, कि मेटेरियलिस्टिक एटीट्यूड डेवलप होना लर्निंग के लिए वो ऐसी एक्टिविटीज़ के थ्रू कि बच्चे को पता है कि मुझे स्टार मिलेगा या एक बैज मिलेगा, तो उन सब चीज़ों के लिए जब वो बच्चा काम करना शुरू करता है तो वो मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड डेवलप कर रहा है लर्निंग में। द आंसर विल बी द 1। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सीटेट December 2019। The concept of childhood is universally the same across the different cultural context. A social construction according to the contemporary socio-constructivist theories that children are born will and have to be civilized, no, किसी भी एंगल से नहीं। That children begin with the nothing at all and their characteristics are shaped entirely by environment, ना, इंटायरली बाय इन्वायरमेंट तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि बच्चे का जो करेक्टर है या करेक्टर को शेप करने वाला कौन है, इन्वायरमेंट भी है और हेरिडिटी भी है, दोनों ही है। अब पहले दो ऑप्शंस बच गए हमारे पास, यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस द डिफरेंट कल्चरल कंटेक्स्ट और सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू द कंटेम्प्रेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिव थियरिस्ट। तो इसका ऑप्शन जो मुझे लग रहा है, क्योंकि सेम नहीं हो सकता है, सोशल कंस्ट्रक्शन थियोरीज अकॉर्डिंग टू द कंटेम्प्रेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिव थियरिस्ट, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ों में ये गलत है कि बच्चा एवल पैदा होता है, उसको हमें सिविलाइज करना पड़ता है, सिर्फ इन्वायरमेंट ही उसके ऊपर काम करेगा, तो फर्स्ट यूनिवर्सल सेम नहीं हो सकता है सभी डिफरेंट कल्चरल कंटेक्स्ट में, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडल चाइल्डहुड। अब मिडल चाइल्डहुड
की हम बात करें तो कैसा होगा, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ वेरी रैपिड पेस, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप, चिल्ड्रन बिगन टू थिंक लॉजिकली बट कंक्रीटली, लर्निंग अकर प्राइमरली थ्रू सेंसेस एंड मोटर एक्टिविटीज। मिडिल चाइल्डहुड की बात हो रही है, तो मिडिल चाइल्डहुड की बात हम करें तो इस एज में आके बच्चा, जैसे हम बात करें तो 7 to 8 9 10 11, मतलब जैसे हम बात करें तो यहाँ पे अब मिडिल चाइल्डहुड में मतलब इतनी एज पे अगर बच्चा अगर है तो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट वेरी रैपिड पेस, ऐसा कुछ खास नहीं होता है। तो क्योंकि बच्चे की रैपिड जो होती है, आपको पता है कि हमें पता है वो अडल्ट मतलब जो एडोलेसेंस स्टेज होती है उसमें बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होती है टीन एज में आके। एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं बच्चा करता है। लर्निंग अकर प्राइम मतलब बच्चा लॉजिकली चीज़ों को पूछना, क्वेश्चनिंग करना वो बच्चा स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे अब 7 8 9 की एज के बाद में बच्चे देखे होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, वो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो वो बच्चा क्या करता है कि लॉजिकली और कंक्रीटली वो चीज़ों को सोचना शुरू कर देते हैं। लर्निंग अकर प्राइमरी थ्रू सेंसरी एंड नो, ये तो छोटे बच्चों की बात आ गई, तो थर्ड ऑप्शन विल द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फैमिली एंड नेबरहुड आर। देखिए इसका क्वेश्चन, फैमिली और नेबरहुड का क्वेश्चन तो हर साल पेपर में आता है। मेरे वाला जब मैंने पेपर दिया था तब भी बहुत बार मतलब आ चुका था क्वेश्चन। तो फैमिली एंड नेबरहुड में फैमिली एंड नेबरहुड आर, तो यहाँ पे अब देखिए फैमिली एंड नेबरहुड क्या काम करते हैं। सबसे साइकोलॉजिकल एजेंसीज ऑफ चिल्ड्रन, वो तो फैमिली के लिए आ गई। मिडिल प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी, यस, क्योंकि फैमिली और नेबरहुड बच्चा जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम करता है स्पेंड, अभी कोविड में तो पता ही है आपको, कोविड में तो फैमिली या नेबरहुड के साथ ही सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होती है। तो ये प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज हैं बच्चे के लिए। सो दिस इज़ द complete video for the first part, December, the CTET December 2019, and afterwards I will be discussing rest of the portion in next video. So thank you very much.